हेलो प्लस टू साइंस। सो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या मैं इसको बोल सकता हूँ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो जी बच्चों, टॉपिक का नाम रहेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा होगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली वो मिक्सचर होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास दो लिक्विड्स हैं बच्चों, ये मैंने बोल दिया कोई लिक्विड ए है, ये कोई लिक्विड बी है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे कोई मिक्सचर आता है, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मानो मैं कहता हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया, उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कांस्टेंट आ जाता है, या मैं बोल दूँ क्या आ जाए बच्चों, फिक्स आ जाए, तो मैं इसको बोल दूँगा ये क्या बन जाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। मतलब कोई लिक्विड ए था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, कोई दूसरा लिक्विड बी है जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर मेरे पास आया, अब उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा, या मैं बोल दूं एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ना तो वो 100 पे बॉयल होगा, ना ही 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, या तो इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाएगा, क्योंकि मिक्सचर के अंदर देखो अब दोनों कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है। तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इस टाइप के मिक्सचर को बोल दूंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों? डेफिनेशन होगी सच टाइप ऑफ मिक्सचर, मैं लिख देता हूं कि सच टाइप ऑफ मिक्सचर, सच टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग, सच टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, having definite composition और having definite composition and boiling like a pure liquid। दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आ रहा है वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। उसमें दोनों लिक्विड कंपोनेंट अलग अलग तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। अगर वो दोनों लिक्विड कंपोनेंट उस मिक्सचर के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आता मिक्स करने के बाद, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद जो वो मिक्सचर बना वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, जिसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसको मैं बोलूँगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंड बिहेविंग लाइक अ प्योर लिक्विड, सच टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड बिहेविंग लाइक अ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बच्चों, एंड और लिखो और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकता हूँ। एक ही बात है बच्चों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बच्चों मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। पहली कैटेगरी क्या आती है बच्चों? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लो जी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होंगे? देखो ध्यान से, दो लिक्विड मैंने लिए, एक बार समझो, मैं कह रहा हूँ कि दो लिक्विड लिए मैंने, कोई लिक्विड ए है उसमें मैंने मिक्स किया किसी लिक्विड बी को, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर,
हैविंग अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम बोथ दीज लिक्विड्स, मैं कहता हूँ कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका 120 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था। मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सचर आ रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, जैसे कि इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम चला जाएगा। तो इस तरीके का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट इसके दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा उसको मैं बोलूँगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, मैं हाइपोथेटिकली मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लो 98 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही ये मिक्सचर बॉयल हो जाएगा, जो कि एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके के मिक्सचर को बोलूँगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसको बोला जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि सच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, will have lower boiling point than each of its components। इसके जितने भी कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, उन सभी कंपोनेंट के, उन हर एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये आइडियल बिहेवियर से कैसा डेविएशन शो करेगा बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन। मैं आप लोगों को बता चुका बच्चों, ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। लेके चलो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर मेरे पास आ रहा है उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। अगर वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और उसका जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या रहेगा बच्चों? ज़्यादा रहेगा। सो इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो जो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा ये क्या करेगा बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं लिख सकता हूं कि दीज एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय द लिक्विड पेयर्स, और ये आप लोगों को मैं डिटेल में समझा चुका। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। दीज एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय द लिक्विड पेयर्स विच विल शो क्या? अगर कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, एंड इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन विच विल शो पॉजिटिव deviation from ideal behavior, लो जी, विच विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो उसको बोलूँगा बच्चों मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कंपोनेंट ए ले रहा हूँ, दूसरा मैंने कंपोनेंट बी लिया। यहाँ लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी की परसेंटेज कितनी है उस मिक्सचर में, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए, यहाँ लिखता हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। यहां लिख रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। ठीक है जी बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने लिया वाटर एंड इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लेना है। ये कोई लिक्विड ए है, ये कोई लिक्विड बी है, दोनों को मिक्स किया, और ये कंपोजिशन क्या रहेगी इनकी? इथेनॉल की जो कंपोजिशन लेनी है दैट इज़ अराउंड 95.3% के आसपास लेनी है। 95.3% के आसपास इसकी कंपोजिशन लेनी है। 95.3 95.4% लगभग इतना, लगभग 95% के आसपास
इसका मतलब क्या है 95.4% का मतलब क्या है कि कंपोनेंट बी 95.4% प्रेजेंट है, तो बाकी क्या होगा, वाटर होगा। तो जब मतलब ये अगर बाय मास है तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि 95.4 ग्राम इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इथेनॉल प्रेजेंट होगा, और बाकी जो बच गया बच्चों वो क्या होगा, वाटर होगा। अगर इस कंपोजिशन का मैंने मिक्सचर लिया है तो जो ये मिक्सचर होगा ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। कैसा मिक्सचर बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, वाटर का ऑब्वियस सी बात है 373 केल्विन। कंपोनेंट बी का होता है बच्चों 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन। दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.15 केल्विन। ये देखो कंपोनेंट ए बॉयल हो रहा था 373 केल्विन पे, कंपोनेंट बी बॉयल हो रहा था 351.3 केल्विन पे, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आया जो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है। ये जो मिक्सचर होगा इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट 351.15 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे ही मैं बात करता हूं बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम सीधी सी बात है एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें दोनों को मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ जाएगा बच्चों, ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लो जी एजियोट्रॉप्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, such type of azeotrope which will have higher boiling point than each of its components। अरे दो कंपोनेंट लिए बच्चों ए और बी, दो लिक्विड को मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये एक ऐसा मिक्सचर बन के आएगा जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देगा। एक ऐसा खास टाइप का लिक्विड बन के आएगा, एक ऐसा खास टाइप का मिक्सचर बन के आएगा जो एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देगा। यानी दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। अगर मैं कहता हूं ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, ये 120 पे हो रहा था, मैं कहता हूं कि अगर ये 125 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है मिक्सचर, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको बॉयल करना शुरू किया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रॉस हो गया लेकिन कंपोनेंट ए बॉयल नहीं हुआ। ऐसे ही मिक्स कर लिया, ये कंपोनेंट ए ले लिया, डॉट 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 से दिखा रहा हूं मैं कंपोनेंट बी को, दोनों को मिक्स कर लिया। अब क्योंकि कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, तो जैसे जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूं, हीट करते करते जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया तो 100 पे कंपोनेंट ए को वेपराइज हो जाना चाहिए था, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा। ऐसे ही कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट, अभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात कर रहा हूं, जब दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। कंपोनेंट बी करते करते हीट करते करते टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो यहां पे कंपोनेंट बी के वेपर्स बन जाने चाहिए थे, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। और मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉयल हो गए, एक साथ दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा रहेगा। तो सच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप मैं लिख सकता हूं, सच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट then each of its components, इसके दोनों कंपोनेंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सेकंड पॉइंट, जिन्होंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वीडियो प्रॉपर तरीके से देखा है, समझा है, उसको ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो रहा होगा।
जो मैं सेकंड पॉइंट अभी यहाँ लिखने जा रहा हूँ और जो मैंने यहाँ लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। यहाँ नेगेटिव डेविएशन आएगा, सीधी सी बात है, यहाँ वो सॉल्यूशन आएगा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। यहाँ वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा, यहाँ वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा, ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ये वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा जो कि आइडियल बिहेवियर से कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो इट विल शो नेगेटिव डेविएशन एज कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर, एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर। क्लियर है जी? तो मैं सीधा सीधा यहां क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं कि दीज एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड by the liquid pairs which will show हाँ जी negative deviation from आइडियल बिहेवियर, जो कि आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ये दो मेन पॉइंट हैं, ध्यान रखना। वही बात लेता हूँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे, दो कंपोनेंट ए और बी। मैं कहता हूँ यहाँ ले रहा हूँ मैं परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, कितना लिया मैंने वो आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाँ जी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। लो जी, कंपोनेंट ए मानो मैंने यहाँ ले लिया बच्चों वाटर, ये ले लिया HCl, परसेंटेज लगभग अगर मैं 20.3% के आसपास कंपोनेंट बी लेता हूँ, मतलब अगर मैंने 100 ml सॉल्यूशन लिया HCl का और वाटर का, और उसमें मैंने लगभग 20 ml के आसपास HCl लिया हुआ है, और 80 ml के आसपास अगर परसेंटेज बाय मास ले रहा हूं मैं, अगर मैंने 20 ग्राम के आसपास HCl लिया हुआ है और 80 ग्राम के आसपास वहां क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, तो वो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल हो जाएगा। वहां बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा बच्चों 373 केल्विन। कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन के आसपास आ जाएगा, 188 केल्विन होता है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट इज अराउंड 383 केल्विन। लो जी 383 केल्विन। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देगा। दोनों कंपोनेंट एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, एंड सच टाइप ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है जी बच्चों? तो इसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये था कुछ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, छोटा सा ही आर्टिकल है, पढ़ लेना बच्चों। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों ने भेजी हुई है, वो डिस्कस करते हैं। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़ी ही सिंपल सी है, आई थिंक हेनरी लॉ के ऊपर पूछा हुआ है कुछ एक थोड़ा बहुत, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने बोला था कि जो आप लोगों का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वीडियो आएगा मैं वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। तो जितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे पास आई हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लो जी, हाँ जी बच्चों, ये प्रॉब्लम है, देखो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है तो हेनरी लॉ के ऊपर। ये कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। CO2 को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है,
ये मैंने लिक्विड ले लिया वाटर, इसके अंदर मैं CO2 गैस को डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ऊपर से CO2 गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं बाय अप्लाइंग हेनरी लॉ। तो बच्चों इसके लिए KH की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, 10⁸ पास्कल। ठीक है जी बच्चों, तो क्लियर है। जो आगे इसने दिया है बच्चों आप लोगों को, वो कह रहा है कि कैलकुलेट 298 केल्विन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। देखो ये नीचे वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml सोडा वाटर के सोडा वाटर की बोतल के अंदर मैं CO2 गैस को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या प्रेशर ऑफ CO2 जो अप्लाई हो रहा है ऊपर से, दैट इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर। तो ये कह रहा है कि इतना प्रेशर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और नीचे जो मैंने वॉल्यूम लिया हुआ है लिक्विड का दैट इज़ 500 ml, तो इसके अंदर सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना जो भी मैं बता रहा था आप लोगों को 298 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे अगर गैस इतना प्रेशर अप्लाई कर रही है ऊपर से इस वाटर के ऊपर, सोडा वाटर के ऊपर, तो कितनी क्वांटिटी CO2 गैस की डिज़ोल्व होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा सीधा। ये देखो बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बच्चों, यही तो है। और क्या होता है इसमें, ये देखो कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट है, जो CO2 गैस है वो डिज़ोल्व हो रही है, CO2 का प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है, वो कितना है बच्चों 2.5 एटमॉस्फेयर। KH आप लोगों को दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, वो पास्कल में दिया हुआ है बच्चों। और यहाँ से आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन निकल गया तो आप आराम से बता सकते हो कि CO2 की अमाउंट कितनी डिजोल्व हुई है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है ना। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। हाँ जी, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 प्लस गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अब इसमें से किस क्वांटिटी के बारे में मैं जानता हूं, मेरे को निकालना है ये गिवन मास ऑफ CO2 कि CO2 का कितना मास डिसॉल्व हुआ है ना। मोलर मास ऑफ CO2 मेरे को पता है बच्चों। अब ये देखो गिवन मास ऑफ वाटर, ये भी दे रखा है, ये देखो 500 ml वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों। वाटर के लिए डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास होती है, तो डेंसिटी 1 मास बाय वॉल्यूम कितना 500 ml, तो मास कितना हो जाएगा 500 ग्राम मास आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, 500 ग्राम मास आ जाएगा। तो 500 ग्राम मास और मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसके क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल, मतलब गिवन मास मेरे को पता है 500 ग्राम, मोलर मास वाटर का मेरे को पता है कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब मुद्दा ये है, मेरे को ये निकालना है, इसके बारे में मेरे को ये चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है। गिवन मास ऑफ CO2 ये मेरे को पता है, ये मैं जानता हूँ, मेरे को गिवन मास निकालना है CO2 का। अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, जब मैं CO2 को डिसॉल्व कर रहा हूँ 500 ml वाटर के अंदर, तो जो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हैं इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के कंपैरिजन में जो CO2 गैस जो डिसॉल्व होगी वो बहुत कम डिसॉल्व होगी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के कंपैरिजन में। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नंबर ऑफ मोल जो डिसॉल्व होंगे वो बहुत कम डिसॉल्व होंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और सिंपल हो जाएगी, मैं इसको यहां नेग्लेक्ट कर देता हूं। लो
तो बचेगा क्या? बस अब ये निकालना है मेरे को, ये मैं जानता हूँ, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, अब ये निकालना है बस। ये यहाँ से निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर दिया है बच्चों, पार्शियल प्रेशर, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेना। पास्कल में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप लोग जानते हो ये प्रेशर ऑफ CO2 2.5 एटमॉस्फेयर, और आप लोग जानते हो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल होता है ना। तो जो प्रेशर ऑफ CO2 है, प्रेशर ऑफ CO2 किसके बराबर आ गया? 2.5 इंटू 101,325 पास्कल। लो जी, ये प्रेशर ऑफ CO2 आ गया। प्रेशर ऑफ CO2 KH की वैल्यू आप लोग जानते हो, प्रेशर ऑफ CO2 को मैं डिवाइड कर दूंगा जब KH की वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। अरे पास्कल डिवाइड बाय पास्कल, इसका यूनिट पास्कल, इसका यूनिट भी क्या है? पास्कल। पास्कल से पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों? यूनिटलेस। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, और जो CO2 का मोल फ्रैक्शन आएगा वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ से निकल जाएगा गिवन मास ऑफ CO2 के अमाउंट ऑफ CO2 कितना डिजॉल्व होगा। बहुत सिंपल है, क्लियर है जी बच्चों? तो कर लेना इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चों आई थिंक रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर पूछा हुआ था। एक तो पिक इतनी छोटी छोटी लेके भेजते हैं, इसको जूम करके देखना पड़ता है बच्चों। एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ईशांत ने भेजी हुई है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT का क्वेश्चन है। ये कह रहा है बच्चों कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent। ठीक है जी, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट? ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता था? P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही होता था। अब P0 वहाँ पे क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको लिख सकता हूँ मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी दी है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एन एक्वस सॉल्यूशन दिया है जिसकी कंसंट्रेशन है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मीनिंग समझ रहे हो? 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मीनिंग ये है बच्चों कि 2 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 2% बाई मास है ये, 2 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूट का मास कितना हो गया? यहाँ से सॉल्यूट का मास हो गया 2 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना आएगा बच्चों? 100 माइनस 2 दैट विल बी 98 ग्राम। 100 में से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास निकाल दूंगा तो सॉल्वेंट का मास बचेगा। अब सॉल्वेंट क्या है मेरे पास? वाटर है, H2O। सॉल्यूट नहीं पता, और वही आप लोगों से पूछ रहा है कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या होगा। अगर सॉल्यूट बता देता तो ये थोड़ी पूछता आप लोगों से कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या होगा, वही तो आप लोगों से पूछ रहा है कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या होगा। अब देखो सॉल्यूट सिर्फ 2% प्रेजेंट है बच्चों, सॉल्यूट सिर्फ 2% प्रेजेंट है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल हैं मैं उनको नेग्लेक्ट कर दूंगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है जी? अब ये देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसने आपको दिया है बच्चों, एंड दैट इज 1.004 बार। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 1.004 बार। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों, प्योर सॉल्वेंट क्या है? वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर
स्टैंडर्ड कंडीशन पे बच्चों वाटर का वेपर प्रेशर ले लो कितना 1.01313 बार 1.013, हाँ इतने ही आएगा, इतने बार हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसमें से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करना है डिवाइड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये तीनों चीज़ों का पता चल गया। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पूछा क्या उसने, पूछा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जानते हो 2 ग्राम, पी नॉट पता है 1.013, पी एस जानते हो 1.004, क्लियर है, पी नॉट पता है 1.013, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वही तो पूछ रहा है। ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का, ये पूछ रहा है, सॉरी ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकाल दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज, वो भी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर है। ये भी आई थिंक ईशांत ने भेजी हुई है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ये बस थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है ये प्रॉब्लम थी बच्चों, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास निकालना है। अब मोलर मास उसने दिया है सॉल्यूट का, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। देखो क्वेश्चन को समझो, कोई सॉल्यूट दिया है ए, कोई सॉल्वेंट दिया है बी, और बी सॉल्वेंट के बारे में उसने बता दिया जो है वो सॉल्वेंट ऑक्टेन है, ठीक है। ऑक्टेन का फॉर्मूला हो जाएगा C8H18, अरे CnH2n+2 एल्केन है, क्लियर है। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, C8H18, ये ऑक्टेन दिया हुआ है। ऑक्टेन का मोलर मास निकाल लो, ऑक्टेन का मोलर मास ले लो बच्चों। मैं कहता हूँ कि मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी, तो ये आ जाएगा 12 × 8 + 1 × 18, 96 + 18, 4, 10, 1 इतने ग्राम पर मोल आ गया जी। लो मोलर मास ऑक्टेन का। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मास पूछ रहा है आप लोगों से, इसका मोलर मास उसने दिया है आप लोगों को न्यूमेरिकल में, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। या तो वो सॉल्यूट का नाम आप लोगों को बता देता तो आप वहाँ से सीधा ही निकाल सकते थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब वो नहीं बताया उसने, वो सीधा आप लोगों को बता रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आप लोगों से पूछ रहा है कितना होगा। सॉल्वेंट का मोलर मास दे दिया और सॉल्वेंट का व्हाट शुड बी, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम। हाँ सॉल्वेंट का मास भी दिया है आप लोगों को, सॉल्वेंट का मास दिया है 114 ग्राम। लो जी, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इस कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, जब अकेला सॉल्वेंट था मेरे पास, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको मैंने बोल दिया पी नॉट। तो कहता है कि इस कंपोनेंट ए को, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, और जब सॉल्यूट को मैं सॉल्वेंट के अंदर ऐड करूंगा तो वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, आप लोगों को पढ़ा चुका। तो इसको जब इसके अंदर मिक्स करूंगा तो ये इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा बच्चों, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद, इसको इसमें मिक्स करने के बाद जो वेपर प्रेशर आएगा उसको मैं डिनोट करता हूँ PS से, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था बच्चों, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू XA। ये अब इस कंपोनेंट का नहीं है, ये इन दोनों के मिक्सचर का है PS। कहीं बोलो कि सर कंपोनेंट का आपने P0 भी दिखा दिया और PS भी दिखा दिया। P0 किसका है, सिर्फ प्योर कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर है, और PS किसका है बच्चों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B।
ठीक है जी। अब ये कहता है कि इसको जब इसके अंदर मिक्स किया गया, इसको जब इसके अंदर मिक्स किया गया, ये मेन पॉइंट है, ये चीज़ समझने की है। इट विल रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इट विल रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इसको जब इसके अंदर मिक्स किया गया, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर जब मिक्स किया गया, तो वो इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 80% तक घटा देता है, रिड्यूस टू 80%। यानी अगर स्टार्टिंग में पी नॉट कितना था, 100 था, तो पी एस कितना रह जाएगा, घट के 80 रह जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ये 100 था तो वो घट के कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ये आप लोगों को मैंने जब मैं इस आर्टिकल की थ्योरी समझा रहा था उस टाइम आप लोगों को बताया था। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 100। क्लियर है जी। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए 40, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए 40। हाँ जी, ये कितना आया भाई, ये देखो, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी 114 डिवाइड बाय 114 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, 20/100 आ जाएगा। काट दो इसको, 1/5 बचेगा बच्चों यहाँ से, और इसको ले लो आप WA/40, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं WA/40 इंटू WA/40 प्लस 1। LCM वगैरह ले लो बच्चों, इसको लिख देता हूँ मैं WA/40, 40 LCM ले लिया, सो इट विल बी WA+40। ये 40 चला जाएगा बच्चों यहाँ से उठ के ऊपर, ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, सो 1/5 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, इट विल बी WA+40 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा WA+40 इज इक्वल टू 5WA। तो उधर गया तो कितना बचेगा, 40 इज इक्वल टू 4WA, तो ये आ जाएगा 10WA। 10 क्या ग्राम आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो हम लोगों को डिसॉल्व करना है वो 10 ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चों, ये थे न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल थे बच्चों। और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को ट्राई करना। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करवाने के बाद एक छोटा सा टॉपिक बचेगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा। जितनी भी आप लोगों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की प्रॉब्लम होंगी और या किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे को सेंड करना बच्चों। आफ्टर कंप्लीटिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चैप्टर कवर होने के बाद एक वीडियो बनाएंगे ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।